नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ अवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके 8 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 9। अपनी रचनाओं के कारण शरद बाबू विद्यार्थियों में विशेष रूप से लोकप्रिय थे, लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेजों से उनका संबंध अभी भी घनिष्ठ नहीं हुआ था। उस दिन अचानक प्रेसिडेंसी कॉलेज की बंगला साहित्य सभा के संपादक ने निश्चय किया कि इस बार अवश्य कुछ नया करके दिखाना है। सभी लोग शरद ग्रंथावली पढ़ते हैं, क्या उन्हीं शरद को नहीं बुलाया जा सकता? बस एक दिन 2 विद्यार्थी पहुँचे बाजे शिवपुर। किसी तरह कुत्ते की यातना से मुक्ति पाकर देखा कि घर के संकरे बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटा नंगे वदन एक व्यक्ति हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। एक साड़ी को लुंगी की तरह बांधे हुए है, जनेऊ माला की तरह गले में अटका है, खिचड़ी बाल कंधे तक आ गए हैं। दोनों ने नमस्कार किया। उत्तर में 2 तीक्ष्ण आंखें उठी। शुष्क गले से पूछा, कहाँ से आना हुआ? प्रेसिडेंसी कॉलेज से। क्या काम है? बेचारे विद्यार्थी इस शुष्क व्यवहार के लिए शायद प्रस्तुत नहीं थे। प्रयोजन बताया कि साहित्य सभा का अध्यक्ष बनाने की प्रार्थना लेकर आए हैं। शरद बाबू ने तुरंत इनकार कर दिया। मैं किसी सभा में नहीं आता। उस दिन एक स्कूल के लोग आए थे, मैं नहीं गया। विद्यार्थियों को जैसे आघात लगा। बोले, हम किसी स्कूल में नहीं आए, प्रेसिडेंसी कॉलेज से आए हैं। शरद बाबू ने कहा, एक ही बात है, वह छोटा स्कूल है, तुम्हारा बड़ा हो सकता है, किंतु वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? बंगाल में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, फिर मुझे बोलना नहीं आता। एक काम करो, जलदर सेन को ले जाओ, वह साहित्यकार भी हैं और राय बहादुर भी। विद्यार्थियों ने समझाने की चेष्टा की कि उन्हें न राय बहादुर से प्रेम है और न सामाजिक प्रतिष्ठा से, वह उनके कारण ही उनके पास आए हैं। अब शरद बाबू ने कुछ गंभीर होकर कहा, क्या तुम मेरी पुस्तक भी पढ़ते हो? तुरंत एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, आप अपनी कोई भी पुस्तक ले लें, कहीं से पूछ लें, सब याद है। शरद बाबू ने कहा, मैं तो समझा था पढ़े लिखे लड़के हो, बंगला नहीं पढ़ते होंगे, कॉन्टिनेंटल लिटरेचर पढ़ते होंगे। शिक्षित वर्ग में आजकल वही व्यापार चलता है। वह युग कॉन्टिनेंटल साहित्य का ही था। पर विद्यार्थियों ने कहा, आप ठीक खबर नहीं रखते। तरुण समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है और तरुणोचित आवेश में वे न जाने क्या क्या कहते रहे और वे चुपचाप सुनते रहे। उनके चुप होने पर भी वे कई क्षण चुप रहे। फिर बोले, मैं तो यह नहीं समझता था, मेरे पास तुम्हारे जैसे विद्यार्थी कहाँ आते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते हैं यह करो, यह मत करो। बंकिम ने जैसे पाप के क्षय और पुण्य की जय पताका फहराई है, ऐसा ही आप ही करो। आप पाप को ऐसे अंकित करते हैं जैसे वह कोई बहादुरी हो। ऐसे पद प्रदर्शन में उन्हें बड़ी चिढ़ थी।
ऐसे पद प्रदर्शन से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। वह अपनी स्वाधीन चिंताधारा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहते थे और न स्वयं ही किसी का रहबर बनने की उनकी इच्छा थी। इसीलिए सभा सोसाइटियों में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पर आज वार्ता का क्रम कुछ ऐसा चला कि कुछ क्षण बाद नरम होकर वह बोले, अच्छा, आ जाऊंगा, किंतु क्या बोलना होगा? जो आप चाहें। बहुत भीड़ तो नहीं होगी? भीड़ कहाँ, केवल हम ही होंगे। अच्छा ठहरो, तारीख लिख लो। दीवार पर लगे कैलेंडर में तारीख अंकित करने के बाद वह सहज स्नेह से बातें करने लगे। अपने अतीत की न जाने कितनी कहानियाँ उन्होंने उन दोनों विद्यार्थियों को सुनाई। एक ने पूछा, लोग कहते हैं श्रीकांत आपकी जीवनी है, क्या यह सत्य है? शरद हंसे, बोले, तुम क्या कहते हो? हम कैसे जानेंगे, हम तो पूछते हैं। वह फिर गंभीर हो गए। कहा, उपन्यास लिखने बैठने पर कोई हूबहू अपनी कथा नहीं लिखता। उसी तरह अपने को छोड़कर कोई सार्थक सृष्टि भी नहीं होती। विद्यार्थी ने फिर पूछा, आपके साहित्य में पतिताएं बहुत हैं, इसका क्या कोई विशेष कारण है? सहसा वह अनमने हो उठे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उदासी से भर आई। नली मुंह से निकालकर हाथ में ले ली। कहा, नहीं जानता। विशेष कारण क्या है? मैं बहुतों को जानता हूँ, अपनी आँखों से देखा है। उनमें ऐसी वस्तु है जो बड़ों बड़ों में नहीं है। त्याग, धर्म, दया, माया, प्रेम, मनुष्य में जो कुछ अच्छा है उसका उनमें अभाव नहीं है। अभद्रता के मोह में पड़कर इसे अस्वीकार करूं तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? कोई मनुष्य केवल काला ही है, उसमें कोई सुधरने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं होता। वे जैसे कहीं खो गए थे, इस तरह बोल रहे थे जैसे अपने से ही बातें कर रहे हों। किसी ने उनके कमरे की दीवार पर बंदूक और रुद्राक्ष माला को एक साथ देखकर कहा था, किसी आपात असंगति में शरदचंद्र के व्यक्तित्व और साहित्य साधना का रहस्य छिपा है। लेकिन फिर भी क्या सहज भाव से वह उस सभा में जा सके? ठीक समय पर ना कर बैठे। किसी तरह अनुनय विनय, आवेदन निवेदन और अंत में विक्षोभ प्रदर्शन के बाद ही उन्हें ले जाया जा सका। वहाँ भीड़ सी भीड़ थी। उनको देखने को लोग पागल रहते थे, पर वे थे कि आतंकित हो उठे। बोले, यह क्या किया? इतने मनुष्य? लेकिन जब खड़े हुए तो अपनी रचना प्रक्रिया और साहित्य सृजन की पृष्ठभूमि की विस्तार से चर्चा करते हुए तरुणों को अपना पृष्ठपोषक स्वीकार किया। तरुण विद्यार्थी उन दिनों देशभक्ति और क्रांति की भावना से भरे हुए थे। शरदचंद्र में उन्होंने न केवल एक प्रसिद्ध लेखक को देखा था, बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी को भी पाया जो उनका पद प्रदर्शन बन सकता था। केवल तरुणों ने ही नहीं, उस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी जगत्तारिणी स्वर्ण पदक देकर उनका सम्मान किया। इससे पहले केवल रविंद्रनाथ ही यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे। वे केवल FA तक पढ़े थे, परंतु विश्वविद्यालय ने एक बार उन्हें BA परीक्षा के बंगला भाषा के प्रश्न पत्र का रचयिता भी नियुक्त किया था। इसी समय यूरोप से यह समाचार आया कि इस वर्ष नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को मिलने वाला है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल और श्रीमती
सरोजनी नायडू के साथ शरद चंद्र का नाम भी लोगों की जिह्वा पर था। इसी बात की चर्चा करते हुए इलाचंद्र जोशी ने एक दिन उनसे पूछा, यह सब सुनकर आपको कैसा लगता है? शरद बाबू ने उत्तर दिया, यदि पुरस्कार मिल गया तो अच्छा ही है, और ना मिला तो मुझे कोई विशेष खेद नहीं होगा। संसार के सभी प्रतिभाशाली लेखकों को नोबेल पुरस्कार मिल ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है। फिर भी यह बात माननी पड़ेगी कि यह पुरस्कार किसी भी लेखक के लिए प्रलोभनीय है। जोशी जी ने पूछा, प्रलोभनीय किस अर्थ में? शरद चंद्र बोले, जिसे यह पुरस्कार मिल जाता है उसकी ख्याति सारे संसार में फैल जाती है, और इतनी बड़ी ख्याति का प्रलोभन ना हो ऐसा कोई कवि या लेखक हो सकता है? यह मैं नहीं मानता। मैं इतना बड़ा ढोंगी नहीं बनना चाहता कि तुझसे कह दूं कि मुझे इसका कोई भी प्रलोभन नहीं है। सम्मान बढ़ रहा था, साथ ही सभा समितियों में बुलाने का आग्रह भी। अगले वर्ष उन्होंने बंग साहित्य परिषद नदिया शाखा के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कृष्णनगर में हुआ। वहाँ वह श्री ललित कुमार चटर्जी के निवास स्थान पर ठहरे थे। चटर्जी महोदय एक सुप्रसिद्ध वकील ही नहीं थे, सर आशुतोष मुखर्जी के समधी भी थे। नाटककार द्विजेंद्र लाल राय भी कृष्णनगर के ही रहने वाले थे, इसलिए दिलीप कुमार भी ललित बाबू के मित्र थे। उन्हीं के कारण शरद बाबू इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए तैयार हुए थे। स्वीकृति के बाद भी उन लोगों को आशा नहीं थी कि वे आ ही पाएंगे। फिर भी ठीक समय वह लोग शरद बाबू को लेने के लिए स्टेशन पर आए। नगर के और भी अनेक संभ्रांत व्यक्ति साथ में थे। ट्रेन आई, यात्री उतरे, लेकिन शरद बाबू किसी भी कंपार्टमेंट के द्वार पर दिखाई नहीं दिए। अंदर ढूंढने पर पाया कि वह एक द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए शांत भाव से गुड़गुड़ी पी रहे हैं। सामने नौकर खड़ा है, जो अब तक चिंतामग्न थे। वह सब व्यक्ति प्रसन्न हो उठे, बड़े आदर से उन्हें नीचे उतारा और विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। ललित बाबू के घर पर ही बहुत से लोग आ गए थे। शरद बाबू दिन भर हुक्का और चाय पीते रहे, कहानियाँ सुनाकर सबको हंसाते रहे। सभी को उन्होंने व्यस्त रखा। दूसरे दिन भी इस क्रम में कोई व्याघात नहीं पड़ा। ललित बाबू जानना चाहते थे कि उन्होंने अपना अध्यक्ष भाषण लिख लिया है या नहीं। पता लगा नहीं लिखा। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा, जानते हो, ये बहुत नर्वस स्वभाव के व्यक्ति हैं, भीड़ का सामना नहीं कर सकते। अब यह देखना तुम्हारा काम है कि यह अपना अध्यक्षीय भाषण लिख लेते हैं। कचहरी से वह 3 बजे लौटे। देखा शरद बाबू अभी तक मजलिस लगाए बैठे हैं। 2.25 घंटे बाद ही तो होने वाली है। अब कहीं याद दिलाने पर शरद बाबू कागज कलम लेकर कमरे में गए। ललित बाबू की चिंता का पार नहीं था। इतने थोड़े समय में क्या वह कुछ लिख पाएंगे? लेकिन 4:30 बजे तक शरद बाबू अपना भाषण लिख चुके थे। ठीक समय पर वे लोग कृष्णनगर कॉलेज के सभा भवन में पहुंच गए। स्थानीय भद्र लोगों से वह भवन खचाखच भरा हुआ था। तरुण विशेष रूप से बहुत उत्तेजित थे। शरद बाबू ने जब
बोलना शुरू किया तो सहसा शांति छा गई, अंत तक छाई रही। भाषण सुनकर सभी लोग बहुत संतुष्ट हुए। इतने थोड़े समय में इतना सुंदर, संक्षिप्त, सार गर्भित भाषण लिख डाला था उन्होंने। इसी सभा में दिलीप कुमार राय ने अपना प्रबंध शरद साहित्य में आदर्शवाद पढ़ा और निरुपमा देवी का यह गीत गाया, बाहिरेर राओ तुमी आमोदेरी आमोदेरी एक जल। सभा के बाद भोजन की सभा का आयोजन था। मखमल के आसन पर अध्यक्ष को आसीन करके सब लोग दिलीप कुमार राय की प्रशंसा करने लगे। किसी ने गाने की प्रशंसा की, किसी ने अभिनंदन की तो किसी ने आवृत्ति की। शरद बीच में बोले, रुको, मंटू का गाना चमत्कार, आवृत्ति चमत्कार, उच्च बास चमत्कार, सब चमत्कार, किंतु सबसे अधिक चमत्कार जो वस्तु है उसे कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ। सब चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। वह उसी गंभीरता से बोले, वह सबसे अधिक चमत्कार वस्तु है इनकी तिल्ली। साधु भाषा में उसे जिगर कहते हैं। वृंदावन, दिल्ली, आगरा, सभी जगह हम लोग साथ रहे हैं। मैं जो कुछ भी खाता वह मुझे बदहज़मी कर देता। ये जो भी खाते वह इनकी शक्ति बन जाता। इतने इतने बैलून जितने पराठे, ईंट के परिमाण जितनी मलाई, पहाड़ जितना ऊंचा पुलाव, कोफ्ता, कोरमा, सीख कबाब, पता नहीं सब कहाँ चला जाता था। किसी से भी इन्हें कोई बदहज़मी नहीं हुई। इसीलिए कहता हूँ कि इनकी सबसे बड़ी संपदा गाना या लिखना या आवृत्ति नहीं है, इनका जिगर है। एक दिन इन्हीं दिलीप कुमार राय ने शरद बाबू को उस्ताद अब्दुल करीम का गाना सुनने के लिए आमंत्रित किया था। जब वह बुलाने के लिए आए तो वह बड़े गंभीरता से बोले, एक शर्त पर चल सकता हूँ, मुझे यह विश्वास दिला दीजिए। क्या विश्वास? कि वह रुक तो जाएंगे। सुनकर दिलीप कुमार एकदम अट्टहास कर उठे। शरद कभी स्वयं बड़ा अच्छा गाते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत में विशेषकर उस्तादों से उनको कोई प्रेम नहीं था। एक दिन किसी मित्र के आग्रह पर वह गाना सुनने के लिए गए भी। पक्का राग था। आलाप के साथ उस्ताद एक ही वाक्य बार बार दोहराते थे, सैया तू कहाँ गया आरे मोरे, सैया तू कहाँ गया रे। बहुत देर तक सुनते रहे, लेकिन अंत तक वह चुप नहीं रह सके। हुक्के की गुड़गुड़ी मुंह से निकालकर वह जोर से बोले, अरे तेरा सैया काशी मित्र के घर गया, उसे बाद क्या हुआ बताओ ना। दिलीप कुमार से जो कुछ उन्होंने कहा था उसका संबंध इसी घटना से था। जहाँ भी वह जाते, जहाँ भी वह बैठते, उस मजलिस में इस तरह हंसी के फव्वारे फूटते रहे। उन्होंने संगीत में रुकने की बात कही थी, परंतु जहाँ तक हास प्रयास की वृत्ति का संबंध है वह स्वयं भी रुकना नहीं जानते थे। उस दिन भारतवर्ष के कार्यकाल में केवल कर्मचारी ही थे, कर्ता कोई नहीं था। शरद बाबू उसी समय वहां पहुंचे। अफीम खाने का समय था। उन्होंने ऐसे ही गोली मुंह में डाली। कर्मचारी उन्हें देखने लगे। वह बोले, तुम भी खाओगे? मेरे जैसा लेखक बनना चाहते हो तो ज़रूर खाओ।
और नाना प्रकार के प्रलोभन देकर थोड़ी थोड़ी सभी को खिलाई। फिर हरिदास को पत्र लिखा कि उनके सभी कर्मचारी लेखक बनने के मोह में अफीम खाकर नशे में टुल रहे हैं। अगर अभी उनके लिए मिठाई का प्रबंध नहीं कर देते तो हाथ में हथकड़ी पड़ सकती है। हरिदास सब कुछ समझ गए और उन्होंने 10 रुपये भेज दिए। लेकिन एक बात जो उनके मित्रों को बहुत परेशान करती थी, वह थी उनकी लोगों को अकारण ही क्रुद्ध कर देने की प्रवृत्ति। किसी के भी बारे में झूठ मूठ प्रचार कर देते थे या परेशान करने के लिए ऐसा वैसा कह देते थे। कवि गुरु रविंद्रनाथ तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। उस दिन रस चक्र की बैठक में उन्होंने सहसा बड़ी गंभीरता से कहा, तुमने सुना आजकल रामानंद चटर्जी और गुरुदेव में बोलचाल बंद है। सच? क्या बात है? रामानंद यूरोप गए थे। दाढ़ी के कारण लोगों ने उन्हें रविंद्रनाथ समझ लिया। उस कवि गुरु को यह पता लगा तो उन्होंने रामानंद चटर्जी से कहा कि वह अपनी दाढ़ी कटवा दें। वह तैयार नहीं हुए। भला इतने दिनों के परिश्रम से बढ़ाई दाढ़ी कैसे कटवाई जा सकती है? तब कवि गुरु ने प्रस्ताव किया कि यदि दाढ़ी कटवाना संभव नहीं है तो वह मेहंदी लगाया करें। यह सुनकर रामानंद बाबू क्रुद्ध हो उठे। बोले, मैं क्या मुसलमान हूँ? बस तब से उनकी बोलचाल बंद है। रस चक्र के अधिकांश सदस्य शरद बाबू के बीरबली स्वभाव से परिचित थे। इस परिहास पर वह खूब हंसे। पर यह भी सच है कि इसी कारण जो उनसे अपरिचित थे उनके बारे में बुरी धारणा बना लेते थे, या जो उनके विरोध थे वह इसकी अनुचित लाभ उठाते थे। किंतु वह जरा भी परेशान नहीं होते थे। मित्र तर्क करते और वह हंसते रहते। यह सब वह रस लेने के विचार से ही करते थे। वे लोग देखते तो पाते उनकी आँखों से छेड़छाड़ करने की वृत्ति है। इसीलिए जब सत्य प्रकट होता तो संबंधित व्यक्ति हंस पड़ते थे। लेकिन सभी तो इतने उदार नहीं होते कि जाने कि आदमी अपनी दुर्बलताओं के साथ ही बड़ा होता है, उनसे कटकर नहीं। इसी वर्ष मुंशीगंज में वंग्य साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। उसकी साहित्य शाखा की अध्यक्षता की थी शरद बाबू ने। उस समय वह ढाका भी गए थे और अपने प्रिय मित्र उपन्यासकार चारूचंद्र बंदोपाध्याय के घर पर ठहरे थे। वहाँ के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुरेश चंद्र घटक स्वयं साहित्यिक थे। वे उन्हें अपने पास ले जाना चाहते थे। ढाका विश्वविद्यालय के इतिहास के अध्यापक डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार मुंशीगंज में ही उन्हें अपने घर पर ठहरने का निमंत्रण दे चुके थे। लेकिन शरद बाबू ने सबसे यही कहा कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आपका घर यहाँ है? हाँ, चारू मेरा बचपन का दोस्त है। उसका घर मेरा घर है। उसकी पत्नी मेरी जितनी देखभाल करती है उतनी तुम नहीं कर सकोगे। वह किसी के पास जाकर नहीं ठहरे। फिर भी बारी बारी उनके घर चरण धूलि डालने का निमंत्रण उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। मजुमदार महाशय के घर जब मजलिस जमी तो किसी कहानियाँ सुनाई। कितने प्याले चाय पी और कितना तम्बाकू खाया, इसका हिसाब किसी के पास नहीं हो सका। जिस रात सुरेश चंद्र के यहाँ निमंत्रण था
उसी रात को अपूर्व चंद्र कुमार के घर जाना था। बातों के धनी शरद बाबू को यह सब कैसे याद रहता। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद स्वयं कुमार रात में 11 बजे उन्हें लेने के लिए आए। शरद बाबू ने कहा, लोगों को मुझसे बात करने में आनंद आता है तो मैं कृपण क्यों हूँ। उनके घर से वे रात के 2:30 बजे लौटे तो चारू बाबू ने कहा, शरद समय के संबंध में तुम्हें कुछ ध्यान देना चाहिए। उन्हें तुरंत उत्तर मिला, देखो चारू, मनुष्य घड़ी का दास हो यह मैं कभी नहीं चाह सकता। तुम दासता से घृणा करते हो, तब भी मुझसे कहो कि घड़ी का दास बनूं, वह मैं नहीं करूँगा। आवारापन से शायद उन्हें मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसने उनके जीवन पर जो छाप लगा दी थी, उससे वह कभी भी मुक्त नहीं हो सके। वे तथाकथित सभ्य समाज के सुसंस्कृत व्यक्ति कभी नहीं बन सके। उस समय भी जब वह बंगला साहित्य के महान उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित और समादृत हो चुके थे, उन्होंने अपने को अभिजात वर्ग का व्यक्ति कहकर परिचित कराने की जरा भी चेष्टा नहीं की। यही कहा, मैं ना तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरा ज्ञान ही कुछ अधिक है। मुझे जो पढ़ना चाहते हैं उसका कारण यही है कि मैंने अपनी रचनाओं में वही चित्रित किया है जो मैंने अपनी आँखों से देखा और मन से अनुभव किया है। अभिजात के विरोध में वह भ्रात्य ही बने रहे। कई वर्ष पूर्व प्रमथ चौधरी ने जब उन्हें अपनी एक पुस्तक समर्पित की थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मेरे जैसे क्षुद्र चरित्र को पुस्तक समर्पित करने के लिए समाज चौधरी महाशय को क्षमा नहीं करेगा। वह ठहरे परम विद्वान समाज के चौधरी और मैं ठहरा शरद चाटुर्य। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, वह उतना ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को और अपने साहित्य के थीम को स्पष्ट किया है। साहित्य में आर्ट और दुर्नीति क्या है, उसकी विशद व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, साहित्य की सुशिक्षा नीति और लाभालाभ का अंश ही अब तक मैं व्यक्त करता आया हूँ। जो चीज़ इससे भी बड़ी है, इसका आनंद, इसका सौंदर्य, उसकी आलोचना करने का समय अनेक कारणों से मुझे नहीं मिला। केवल एक बात कह रखना चाहता हूँ कि आनंद और सौंदर्य केवल बाहर की वस्तु नहीं है, केवल सृष्टि करने की त्रुटि ही है, उसे ग्रहण करने की अक्षमता नहीं। यह बात किसी तरह सच नहीं है। आज यह शायद असुंदर और आनंदहीन जान पड़े, किंतु यही इसकी आखिरी बात नहीं है। आधुनिक साहित्य के संबंध में यह सत्य याद रखने की ज़रूरत है। और एक बात कहकर ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। अंग्रेजी में आइडियलिस्ट आदर्शवादी और रियलिस्टिक यथार्थवादी दो शब्द हैं। हाल में किसी ने यह अभियोग लगाया है कि आधुनिक बंगला साहित्य अत्यधिक
यथार्थवादी हो चला है। मैं कहता हूँ, एक को बात देकर दूसरा नहीं होता, एक को मात देकर दूसरा नहीं होता। कम से कम जिसे उपन्यास कहते हैं वह नहीं होता। हाँ, कौन किधर कितना झुक कर चलेगा, यह साहित्यिक शक्ति और रुचि पर निर्भर करता है। किंतु एक शिकायत यह की जा सकती है कि पहले की तरह राजे रजवाड़ों और ज़मींदारों के दुख दैन्य द्वंद्वहीन जीवन के इतिहास को लेकर आधुनिक साहित्य सेवी को संतोष नहीं होता, उसका मन नहीं भरता, वह नीचे स्तर में उतर गया है। यह अफसोस की बात नहीं है, बल्कि इस अभिशप्त और तमाम दुखों के देश में अपने अभिज्ञान को छोड़कर रूसी साहित्य की तरह जिस दिन वह और भी समाज के नीचे के स्तर में उतरकर उनके दुख और वेदना के बीच खड़ा हो सकेगा, उस दिन यह साहित्य साधना केवल स्वदेश में ही नहीं, विश्व साहित्य में भी अपना स्थान कर सकेगी। आदर अभ्यर्थना का यह जो क्रम आरंभ हुआ वह फिर नहीं टूटेगा, वह फिर नहीं टूटा। उसमें कई महान गुण थे, फिर भी हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनकी कमजोरियां जो कम नहीं थी उनके कार्य को नष्ट न कर दें। लेकिन यह डर निर्मल था। नियति ने उनके लिए यही पक्ष निश्चित किया था जिस पर वह निरंतर भूल और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह गरीबी से उठकर आए थे, शिक्षा भी उन्हें कम ही मिली थी, परंतु जीवन की पाठशाला में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए थे उनके कारण मनुष्य को समझने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई थी। भले ही व्यवहार उनका सब में अटपटा ही था, यह अटपटापन उन्हें अक्सर मुसीबत में डाल देता था, परंतु मस्तिष्क का संतुलन कभी नहीं खोने देता था। जानने से भी अधिक वह मनुष्य को प्यार करते थे। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।